Assalamu alaikum dear students. Welcome to this session of ecology. Today we are going to study about the temperate forests. We have already completed the tropical forests in which we studied about equatorial rainforests and we had also a detailed study of tropical monsoon forests. Now today we have to study these temperate forests, but first of all I would like to tell you that we have already completed the taiga biome, that is the boreal forests, जो कि आपके टेम्परेट रीजन में ही आता है. अपर टेम्परेट रीजन जो कि सब आर्कटिक रीजन में आता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. और उसके बाद जब हम बाकी टेम्परेट फॉरेस्ट्स की बात करेंगे उसमें आता है आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और रेन फॉरेस्ट्स. डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या खास पॉइंट्स हैं वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है और थोड़ा सा हम डिफरेंटली ये पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर करूंगा. अब देखिए सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं. जो हमने ट्रॉपिकल ऑलरेडी पढ़े, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स पढ़े, वो हमारे चाहे आपके ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आते हो या आपके जो उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स. अल्टीमेटली हमने कहाँ तक पढ़ा था? अप टू 30 डिग्री तक, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, वहां तक हमने कंप्लीट किया था कौन कौन से फॉरेस्ट्स आते हैं. लेकिन 30 से लेके जब आप 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जाते हैं, सपोज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट मी मार्क इट हियर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है सपोज आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ओके, एंड दिस इज सपोज योर 65 डिग्री रफली. दिस इज यहां इससे ऊपर ही हम दिखाएंगे बेसिकली, एक मिनट है, ये है आपका 65 डिग्री, टैग अब इसी में आएगा 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, समझ आ रहा है? इसी तरह से साउथ में भी आता है. अब यही वो रीजन है जहां पे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. अब ये जो रीजन है इसमें अगर आप देखेंगे इसमें कुछ क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया था. ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था कि आपका इस रीजन में जो आता है दो क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं, दो क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं. एक आता है वार्म टेम्परेट जोन और फिर आता है कूल टेम्परेट जोन. आपका 30 से लेके 45 डिग्री तक आता है वार्म टेम्परेट जोन, फिर आता है 45 डिग्री से लेके आपका 65 डिग्री तक आता है, 66 तक आता है स्पेशली, वो आता है आपका कूल टेम्परेट जोन. कूल टेम्परेट जोन, समझ आ रहा है? और यहां पे आप ये समझेंगे कि वार्म टेम्परेट जोन, सपोज यहां पे वार्म टेम्परेट जोन की जब आप बात करेंगे इसमें आपकी टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आते हैं. क्लाइमेटिक जोन है वार्म टेम्परेट जोन, लेकिन टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आते हैं. एक है जिसे हम कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट, एंड दूसरा है जिसे हम कहते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये दो टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलते हैं इसमें. और जब आप ये कूल टेम्परेट जोन की बात करते हैं इसमें तीन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलते हैं. एक आता है आपका ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट. तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में एक जगह पे बताया. समझ आ रहा है? यहां पे अगर आप इस फिगर में देखेंगे, यहां पे गौर करेंगे, ये जो रीजन है, ये रीजन कई और जगहों पे भी होता है, मैं बाद में दिखाऊंगा, साउथ में भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो रीजन है यहां पे, ये है आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला रीजन. ठीक है, और दूसरा ये वाला रीजन जो है, ये नीचे वाला रीजन, ये नीचे वाला रीजन, दिस इज द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. और यहां पे थोड़ा सा यहां पे भी है, यहां पे भी है, दिस इज द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. समझ आ रहा है? चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. और इसी तरह से ये वाला रीजन जो है, दिस इज द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहां पे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है और यहां पे आपका लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है. तो इसी रीजन में आपके ये चार क्लाइमेटिक टाइप्स आते हैं, लेकिन जोन ये दो हैं, वार्म टेम्परेट जोन एंड कोल्ड टेम्परेट जोन. अब यहां पे हमारी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी? देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको सीधे डायरेक्टली बताऊंगा कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे हैं, उनमें ऐसा क्लाइमेट ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं, नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं बता सकते हम, क्योंकि अगर ये एक ही जगह पे लोकेटेड होते, हम डायरेक्टली वो जगह उठा के आपको बता देते कि यहाँ पे इस किस्म के सॉइल्स होती हैं, इस किस्म के प्लांट्स होते हैं, इस किस्म के लोग होते हैं, इस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो दैट वाज डन, बट दिस कैन नॉट बी डन इन दैट वे. So we have to study it in a little bit different way. हमें इन क्लाइमेटिक बायोम्स को पहले देखना है और वहीं की वेजिटेशन में हम देख लेंगे कि बाज़ाब्ता कहीं पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन है, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, एंड कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं और कहीं पे मिक्सड फॉरेस्ट्स हैं. ठीक है, तो ये चीजें इस लिहाज से हमें इस तरीके से पढ़ने हैं. अब देखिए, सबसे पहले जब हम मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करते हैं, सबसे पहले हम वार्म टेम्परेट जोन में जो दो टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आते हैं, एक आता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दूसरा है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो अभी हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करेंगे, यहाँ जिसे हम कहते हैं मेडिटेरियन बायोम. यहाँ पे जो बायोम है दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन बायोम.
इसको पहले लेते हैं हम। देखिए इसमें सबसे पहले आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे, ये आपके वार्म टेम्परेट जोन में आता है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में आता है। एंड यहां पे हाईलाइट किया गया है, यू कैन सी इट, यू कैन क्लियरली सी इट। यहां पे ये जो रीजन है, यहाँ पे ये रीजन जो है, और ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे आपका बायोम जो है दैट इज अ मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम। ये डायरेक्टली भी आ सकता है कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम के बारे में आप मीन्स में आ सकता है कि आप हमें बताइए इसके बारे में क्या क्या, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो है मेडिटेरियन सी के आसपास काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि फॉरेन कंट्रीज़ जो कि हमें पता है, तो वो कंट्रीज़ इसके आसपास आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया के आसपास ये पाया जाता है। यहाँ पे आपका सेंट्रल चिले जो होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। यहाँ पे आपका साउदर्न टिप जो है, यहाँ पे अफ्रीका का जो कि अफ्रीका की कैपिटल कैप टाउन जो है उसके आसपास ये पाया जाता है। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं, ये आपका साउथ में, और ये साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द साउथ वेस्ट एंड दिस इज द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये रीजन्स वो है जहां पे ये पाया जाता है। सो दीज आर द रीजन्स वेयर इट इज फाउंड। एंड ये इसकी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है, इसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन बायोम इज कंसंट्रेटेड अराउंड दिस मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी कहेंगे, ठीक है। तो इसके आसपास ही मैक्सिमम ऑफ दिस, मोस्ट ऑफ द बायोम इज कंसंट्रेटेड ओवर हियर, ठीक है। तो अब यहां पे नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहां पे इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं। देखिए जो यहां का क्लाइमेट होता है दैट इज कॉल्ड द मेडिटेरियन क्लाइमेट, या उसे हम मेडिटेरियन क्लाइमेट डायरेक्ट कहते हैं, या हम कहते हैं वार्म टेम्परेट वेस्ट मार्जिन क्लाइमेट। वार्म टेम्परेट है, लेकिन ये मुझे बता, ये आर दे लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स और वेस्टर्न मार्जिन्स? These are located on the western margins of the continent. This is the western margin. This is not the eastern margin. You can clearly see this is western margin. West, southwest या हम कह सकते हैं वेस्ट में। तो वेस्टर्न मार्जिन पे जो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, दैट इज अ क्लाइमेटिक जोन, जो हम अभी बता रहे थे आपको, उसमें जो वेस्ट मार्जिन है वहां पे ये पाया जाता है। इसी तरह से हम इसे कहते हैं वार्म टेम्परेट वेस्ट कोस्ट, बिकॉज आपको पता है दिस इज द मैक्सिमम ये कोस्ट लाइन पे लोकेटेड है। एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राई समर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि इसमें समर्स बहुत ड्राई होते हैं। एंड दिस इज मोर और लेस नियर द सब ट्रॉपिकल रीजन, 30 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ड्राई समर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही डिफरेंट है देन अदर क्लाइमेट्स इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी बाकी क्लाइमेट्स हैं, ये थोड़ा सा हट के ये क्लाइमेट है, वो मैं अभी बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। कि नॉर्मली जब हम बाकी क्लाइमेट्स देखते हैं तो विंटर्स जो होते हैं उनमें ज्यादा रेन्स नहीं होते हैं, उनमें रेनफॉल उसमें नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, जो कि नॉर्मली हमें पता है। लेकिन ये जो बायोम है इसकी अगर आप बात करते हैं, इसमें जो समर्स होते हैं वो हॉट एंड ड्राई होते हैं, और इसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, हीट अच्छी खासी हीट होती है, और ये ड्राई होते हैं। इसमें मोर और लेस हम कह सकते हैं अबाउट, इसमें बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, नो के बराबर होता है। लेकिन विंटर्स जो होते हैं, विंटर्स में यहाँ पे कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होते हैं, कोल्ड नहीं होते हैं। आपके टैगा बायोम की बात करेंगे तो वो कोल्ड होता है, यहाँ पे ये आपके कूल होते हैं। दिस इज द स्पेशली जो टेम्परेट रीजन की जो होते हैं, टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं, इनमें स्पेशल चीज़ ये है कि इनमें मोस्टली दरमियाना टाइप का क्लाइमेट होता है, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसी लिहाज से यहाँ पे भी क्या कूल होते हैं, लेकिन विंटर में ही रेनफॉल होता है। तो विंटर रेनफॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बायोम विच इज नॉट फाउंड इन एनीवेयर ऑन दिस प्लैनेट इन एनी अदर बायोम। ये याद रखिएगा, विंटर रेनफॉल आपको यहां पे मिलता है। अब देखिए, अब समर की बात जब हम करते हैं, अगर ये हॉट जो और यहां पे लगभग आधे ईयर के लिए समर्स होते हैं और लगभग आधे ईयर के लिए आपके विंटर्स होते हैं। अब समर की बात करते हैं, समर में जो टेम्परेचर रहता है एवरेज ये रहता है 22 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होने की वजह से आधे साल आपको खास बारिश आती नहीं है, तो और स्पेशली जो कि थोड़े से दूर होंगे कोस्ट से, उस रीजन में ड्यू टू द लैक ऑफ मैरीटाइम इफेक्ट, वहां पे आपको बहुत ज्यादा ड्रॉट्स का सामना करना पड़ता है। किसका? तो वहां पे बहुत ड्रॉट्स हो सकते हैं, समझ आ रहा है? प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स हो सकते हैं। रेन्स होते हैं थोड़े से समर में होते हैं, स्पेशली कहां पे होते हैं, वो कोस्ट लाइन में होते हैं, शोर्स पे होते हैं। तो शोर्स पे यहां पे जब आप देखेंगे इस क्लाइमेटिक जोन में, शोर्स पे आपको कुछ हद तक रेनफॉल होता है, लेकिन जो आपके वहां पे
दूर जो रीजन्स होते हैं उनमें दूर दूर पे जो कोस्ट के बहुत दूर होते हैं, शोरलाइन के बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ पे आपके रेंज नहीं होते, तो समर में ड्रॉट होने के बहुत चांसेस होते हैं इसमें, और प्रोलॉन्ग ड्रॉट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि समर्स इसमें थोड़े से टफ होते हैं। एंड देन इसमें विंटर जो होता है, विंटर में इसमें रेनफॉल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इसमें विंटर में रेनफॉल होता है, और विंटर के टेम्परेचर की बात करेंगे आप, तो विंटर का टेम्परेचर आपका लगभग 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, एवरेज ही रहता है। आप समझ सकते हैं यहां पे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर विंटर में ड्रॉप नहीं होता है आपका। विंटर में टेम्परेचर इट विल बी नेवर लेस देन इट विल बी एटलीस्ट कम से कम ये 3 डिग्री -3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है यहां पे, तो कोल्ड यहां पे नहीं होता है। अब जो ये प्रेसिपिटेशन की जब आप बात करेंगे कि इसमें समर्स में प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होती है, यहां पे लिखा है मैंने समर्स में लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन इसलिए क्योंकि समर्स में ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होते हैं। ऑफ शोर ट्रेड विंड्स, वो ट्रेड विंड्स जो कि अपने अंदर मॉइस्चर नहीं लेते हैं, ठीक है, वो होता है। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में माइल्ड रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। विंटर्स में अगर आप याद रखेंगे प्रेसिपिटेशन जो हो, समर आपके विंटर्स में 65 to 70% प्रेसिपिटेशन आपके जो रेन्स होते हैं वो विंटर्स में ही होते हैं। बाकी जो बचा खुचा है थोड़ा सा आपके 20 से 25 जो है % जो रेनफॉल का होता है वो आपका समर में होता है। और विंटर में जो प्रेसिपिटेशन होती है ये हैवी रेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ही देर तक होते हैं, फॉर फ्यू डेज। यहां पे विंटर्स में हैवी रेन्स होते हैं, हैवी रेन्स होते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल यहां पे लिखा है कि माइल्ड रेनफॉल होता है। माइल्ड रेनफॉल मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं बनता है। अब अगर मीन एनुअल रेनफॉल देखेंगे तो ये मीन एनुअल रेनफॉल आपका 35 से लेके 95 सेंटीमीटर तक होता है, ये बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक माइल्ड रेनफॉल है। लेकिन जब भी रेन्स आते हैं वो हैवी होते हैं बहुत ज्यादा। एनुअल में तो एनुअली आपका इतना है एवरेज, एनुअली आपका इतना है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं काफी सारे दिनों के लिए, नहीं, ये कुछ ही दिनों के लिए विंटर्स में हैवी रेन्स हो जाते हैं, हैवी रेनफॉल, और उसके बाद कुछ काफी सारे दिन ऐसे आते हैं बीच में जो कि ड्राई होते हैं, जिनमें आपका रेनफॉल नहीं होता है। तो हैवी रेन्स फॉर फ्यू डेज इन विंटर, जिनके दरमियान आपके काफी सारे दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई रेनफॉल नहीं होता है। तो हैवी रेनफॉल होता है बीच में काफी कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन बीच में काफी दिनों के लिए रेनफॉल नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल ये माइल्ड रेनफॉल होता है। ये 300-400 सेंटीमीटर तक नहीं बनता है, ये टोटल में बनता है 35 to 95 सेंटीमीटर में। और अब यहां पे जो ये प्रेसिपिटेशन है एक स्नो की फॉर्म में बहुत ही कम जगहों पे पाया जाता है जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पे होंगे, ठीक है। मोस्टली इस रीजन में रेन्स हो जाता है विंटर्स में, लेकिन जो हायर एल्टीट्यूड्स होंगे वहां पे आपका स्नोफॉल होगा, लेकिन थोड़ा सा होता है, ज्यादा स्नोफॉल नहीं होता है इसमें मोस्टली रेनफॉल ही होता है। अब देखिए इसका रीजन आपको समझना है कि ये ऐसा पैटर्न क्यों है इसमें रेनफॉल का, व्हाई विंटर्स हैव दिस टाइप ऑफ। समर्स में आपके ऑफशोर ट्रेड विंड्स होते हैं जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता है, और विंटर्स में माइल्ड रेनफॉल होता है जो कि किसकी वजह से होता है, ऑन शोर वेस्टर्लीज की वजह से होता है। अब ये आप कैसे समझेंगे, लेट मी टेक यू टू द प्रीवियस फिगर। एक मिनट है, ये देखिए यहां पे कंसंट्रेट कीजिए फिगर पे। यहां अगर आप देखेंगे ये रीजन जो है मेडिटेरेनियन रीजन जो है, इसमें अगर आप देखेंगे सपोज ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है यहां पे, ठीक है। तो आपके ट्रेड विंड्स जो है वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, ये आपके ट्रेड विंड्स है ना। अब आपके वेस्टर्ली जो होते हैं वो इस रीजन में आते हैं, ठीक है, वो इस रीजन में आते हैं। यहां से आपके ये सपोज आपका 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है ऊपर और नीचे, ये आपका सपोज 30 डिग्री है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने बताया आपको। तो यहां से आपके आते हैं वेस्टर्ली चलते रहते हैं, वेस्टर्ली चलते रहते हैं, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स है, इस रीजन में ट्रेड विंड्स है, और 30 डिग्री के ऊपर से आपके चलते हैं कौन से, जिन्हें हम कहते हैं वेस्टर्लीज। स्पेशली अगर मैं ऊपर में दिखाऊं तो यहां आपके वेस्टर्लीज होते हैं। नॉर्मली जब ये सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, जब ये आपको पता है कि ये जून वगैरह में ये सन तो बहुत ऊपर जाता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डायरेक्टली होता है, तो आपका जो ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके जो ये प्रेशर बेल्ट्स होते हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ, समझ आ रहा है आपका। यहां पे विंटर्स में तो नॉर्मली यहां पे ये देखिए ये वेस्टर्ली चल रहे थे ये नॉर्मल। अगर हम देखेंगे विंटर्स में जब ये नीचे की तरफ ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन शाइन करता है एक्जैक्टली, तो प्रेशर बेल्ट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त नॉर्मल तरीके से यहां पे वेस्टर्लीज होते हैं, ये वेस्टर्लीज आ गए, ये वेस्टर्लीज आ गए, और वेस्टर्लीज ऑन शोर होती हैं, इन द सेंस कि ऑन शोर मतलब कि ये वाटर से होके
लैंड की तरफ जाते हैं, वाटर से अटलांटिक ओशन से होके लैंड की तरफ जाते हैं, लैंड की तरफ जाते हैं, तो विंटर में आपका यहां पे अच्छे से रेनफॉल होगा। समझ आ रहा है? लेकिन जो ही समर आ जाता है, आपके ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, और अब जो यहां पे ट्रेड विंड्स थे, ये ट्रेड विंड्स का जोन जो है ये यहां पे आ जाता है ऊपर, और आप खुद देखेंगे कि ये जो बायोम है, अब यहां पे ट्रेड विंड्स आ जाते हैं, यहां से ट्रेड विंड्स आ जाते हैं। लेट मी टेक कलर। अब यहां पे ट्रेड विंड्स आ जाते हैं क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, और ये ट्रेड विंड्स जो चलेंगे, आप मुझे बताइए, खुदा के लिए आप मुझे बताइए, क्या ये ट्रेड विंड्स ऑनशोर हैं कि ऑफशोर हैं? ये ऑफशोर हैं। दीज आर कमिंग फ्रॉम द लैंड टू दिस मेडिटेरियन बायोम, तो उसमें तो रेनफॉल काज करने का मॉइस्चर नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो नॉर्मल तरीके से विंटर में आपके जो नॉर्मल वेस्टर्लीज होते हैं वो चलते रहते हैं, और वो वाटर से आबी बुखारात को लेते हैं और वहां पे ड्रॉप कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टॉरेंशियल रेन्स फॉर फ्यू डेज with long number of days which are having ड्राइनेस, तो वहां पे होते हैं विंटर में। लेकिन विंटर में, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल तरीके से जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ, तो वेस्टर्लीज का रीजन अच्छे से इसमें आ जाता है, वेस्टर्लीज के विंड्स में ये अच्छे से आ जाते हैं, और वो वेस्टर्लीज ऑनशोर होते हैं। लेकिन जब ही आपका प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, जब आपके ट्रॉप का कैंसर पे आपका सन आ गया, तो सारे प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपका ट्रेड विंड्स आपके जहां पे थे, ये बिल्कुल ही नॉर्थ में जाता है वो सारा जोन, तो नॉर्थ में ये इस रीजन पे आ जाते हैं जहां पे आपका ये दिस बायोम, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरियन बायोम है। तो वहां पे आपके ट्रेड विंड्स जब वहां पे आ जाएंगे, तो इट मींस कि वहां पे उस वक्त जो ट्रेड विंड्स होंगे वो ऑफशोर होंगे। दोज आर द ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी इनको कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। तो वो ऑफशोर होंगे, वो पानी अपने साथ नहीं लाएंगे, तो इसलिए रेनफॉल नहीं होगा। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट इज कि ये एक ही बायोम ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इट इन योर माइंड, कि ये एक ही बायोम है जिसमें आपको विंटर में रेनफॉल मिलता है। एंड अगर आप देखेंगे जो कि शोर रीजन्स होंगे, जो कि दूर दूर कंटिनेंटल रीजन्स होंगे, डीप में थोड़े से होंगे, जो शोर के बहुत दूर होंगे, तो वहां पे आपका समर्स में ड्रॉट होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे समर्स में ज्यादा ड्राइनेस होगी। लेकिन जो शोर पे होते हैं, वहां पे आपके जो मैरीटाइम इफेक्ट वहां पे पाया जाता है, कि वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं देखा जाएगा, टेम्परेचर भी ज्यादा राइज नहीं होगा। दूसरा, वहां पे आपकी जो ड्राइनेस होगी वो भी कम होगी, क्योंकि थोड़े थोड़े से आपके वहां पे रेनफॉल होता रहेगा। ठीक है, सो मॉडरेशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो वो चीजें आपको शोर रीजन में मिलते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मैरीटाइम इफेक्ट, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग कंट्रीज। और इसलिए आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो वहां पे अच्छे से रहते हैं, काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज इस मेडिटेरियन सी के आसपास लोकेटेड है। अब ये जो रीजन है, काफी सारे यहाँ पे विंड्स भी चलते हैं, जो कि आप ज्योग्राफी में फिर पढ़ोगे उनके बारे में। देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा, काफी सारे विंड्स जो यहाँ से होती हैं उनके बारे में, वो कुछ होती हैं लोकल विंड्स। एक तो हो गई आपके प्लेनेटरी विंड्स, जो परमानेंट विंड्स होते हैं, जो कि आपके वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स होते हैं। लेकिन लोकल विंड्स काफी जगहों पे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लू चलता है, इसी तरह से यहाँ पे भी काफी सारे विंड्स होते हैं। कुछ विंड्स हॉट होते हैं और कुछ विंड्स कोल्ड होते हैं। हॉट विंड यहाँ पे एक आप याद रखें, दैट इज द सिरोको, जो कि लोअर जो डेजर्ट है वहीं से, अरेबियन डेजर्ट जो है, ये अफ्रीकन डेजर्ट जो है वहीं से आ जाते हैं। एंड उसके बारे में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में इंशाल्लाह अच्छे से जब भी पढ़ेंगे। एंड देन अनदर इज द कोल्ड विंड्स, भी काफी सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। एक दो मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, एक है मिस्ट्रल, ये ऊपर से आ जाती है, मिस्ट्रल, बोरा, ठीक है, ट्रेमंटेन, ग्रिगेल, इसमें मिस्ट्रल एंड बोरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रिगेल। ये कुछ विंड्स हैं जो कि कोल्ड विंड्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, जो कि एक्चुअली नॉर्थ से आ जाते हैं मोस्टली। तो हो गया आपका ये क्लाइमेटिक रीजन जो है, ये आपको समझ आ गया। अब हम असली आ जाते हैं, यहाँ पे किस किस्म के सॉइल्स होते हैं और किस किस्म के प्लांट सिम्बल्स होते हैं। सॉइल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज आयरन रिच रेड सॉइल। जिस तरह से आपके ट्रॉपिकल रीजन में हमने लेटराइट सॉइल की बात की, वो भी रेड होती है, ठीक है, वो भी रेड सॉइल है, जिसे हम रेड लेटराइट, जिसे हम लेट सॉइल्स कहते हैं, लेट सॉइल्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे जो सॉइल्स होती हैं रेड आयरन रिच सॉइल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड टेरारोसा, इन्हें कहते हैं टेरारोसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, टेरारोसा। और ये टेरारोसा क्या है? ये स्पेशली मेडिटेरियन रीजन में इस रेड सॉइल को कहते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली इटालियन है, ये इटालियन में ये कहते हैं कि रेड सॉइल को टेरारोसा कहते हैं। तो अब इसी को मेडिटेरियन वाली रेड सॉइल को जो यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड टेरारोसा। और ये जो सॉइल है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी फर्टिलिटी होती है, लो टू मीडियम। मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स, वो एवरग्रीन होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सॉइल में फर्टिलिटी लाने के लिए आपको क्या, आपके प्लांट से पत्ते गिरने चाहिए, जो कि
जमा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस और फर्टाइल बनाएगा। ठीक है, और जहां पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, याद रखिएगा वहां पे आपकी फर्टिलिटी कम होती है वहां पे। और यहां पे भी मैंने लो टू मीडियम लिखा है, आप ऐसा रखिए कि जहन में रखिए कि यहां पे भी लो फर्टिलिटी होती है, सॉइल में होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा एक्युमुलेट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे जब आप अभी देखेंगे यहां पे भी एवरग्रीन ही रहते हैं ये फॉरेस्ट्स। हाँ, अब मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की बात की थी तो वहां पे आपके ज्यादा ह्यूमस एक्युमुलेट नहीं होगा, लेकिन वहां पे एक चीज खास ये भी था कि वहां पे जितना मटेरियल गिरता था वो फौरन ही उसको क्या करते थे, डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया अच्छे से थे, बैक्टीरिया फंजे वगैरह वो थे, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, तो वहां पे आपके जो न्यूट्रिएंट्स वो फटाफट अवेलेबल हो जाते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां पे लक्ष्मण टाइप ऑफ वेजिटेशन होती थी, सपोर्ट करती थी वहां का क्लाइमेट भी हो बाकी। और इसी तरह से एक चीज और मैं बताऊं, जब हम ट्रॉपिकल मूनसून की बात करते हैं वहां पे मैंने आपको कहा कि वो डेसिडुअस होते हैं, वो अपने पत्ते झड़ते हैं, और जहां पे भी पत्ते जड़े जाएंगे, याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम उसको थोड़ा सा करेक्ट ही कीजिएगा, मुझे लगता है करेक्ट ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां पे भी लिखा था कि वहां पे पुअर होते हैं, लेकिन वो दे आर in comparison to tropical rain forests, equatorial rain forests, tropical monsoon forests have more humus content, they are little bit richer soils, they are richer soils, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि वहां पे आपके पत्ते जड़ते हैं, और पत्ते जब जड़ते हैं तो वहां पे एक्युमुलेशन हो जाएगा मटेरियल का बहुत ज्यादा, और वो नीचे इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, और वो चूंकि विंटर में उसका फटाफट यूज नहीं होता है प्लांट्स में, तो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे जमा होता है। आपको पता है जब पत्ते जड़ते हैं प्लांट्स तो आपको क्या, वो उन दिनों फिर फोटोसिंथेसिस के लिए वो मटेरियल सारा यूज करते हैं, नहीं, दैट इज देयर इन द सॉइल, तो वहां पे सॉइल में रहता है, जमा हो जाता है, तो वहां की सॉइल्स एनरिच हो जाती हैं इस तरीके से कंटिन्यूअसली। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कंटिन्यूअसली जमीन से खींचते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, खींचते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स, तो आप समझ सकते हैं कि सॉइल में उतना एक्युमुलेशन नहीं होगा, वो पुअर रहेंगी। लेकिन डिसिडुअस जहां पे होंगे वो कुछ टाइम तक अपने पत्ते जड़ देते हैं, और उन दिनों वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी सॉइल थिक हो जाता है, ह्यूमस थिक हो जाता है, समझेंगे बात को। तो मानसून में करेक्ट दैट दे हैव बेटर सॉइल्स देन द ट्रॉपिकल, अगर वो नहीं है उतने भी फर्टाइल नहीं है, लेकिन बेटर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहां की बात करते हैं, यहां पे वही रेड सॉइल टेरा रोसा, चलो ठीक है, लेकिन यहां पे भी आपको लो टू मीडियम फर्टिलिटी लिखा है मैंने, इसमें भी ह्यूमस कंटेंट उतना नहीं हो, क्योंकि एक रीजन तो आपको ये पता होना चाहिए यहां का कि यहां पे नॉन डिसिडुअस है, ये पत्ते जड़ेंगे नहीं, ठीक है, पत्ते जड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ज्यादा एक्युमुलेशन नहीं होगा। दूसरा यहां पे ये भी है कि यहां पे हॉट क्लाइमेट है, समर्स और हॉट, वेटनेस वहां पे कम है, विंटर में वेटनेस होती है, तो अगर विंटर में वेटनेस है, समर में हॉट है, तो ओवरऑल यहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो फंजे बैक्टीरिया जो यहां पे ग्रो करने चाहिए ज्यादा डिकम्पोजिशन के लिए, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ की सॉइल्स उतनी फर्टाइल नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है लो टू मीडियम, मीडियम इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे आपके उतने ज्यादा लीचिंग नहीं होती है जितना आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट में होते हैं। वहां पे रेन्स बहुत ज्यादा रेन्स होते हैं, और वहां पे लीचिंग, यहाँ पे उतनी लीचिंग नहीं होती है जितना उन रीजन्स में होता है, तो ये आप समझेंगे, क्योंकि यू नो इट इज अबाउट 95 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जो कि उससे बहुत कम है, ठीक है, तो ये आप जहन में रखेंगे। इसके बाद सॉइल के बाद आपको मैं यहां पे फ्लोरा एंड फॉना के बारे में बताऊंगा कि यहां पे किस किस्म के प्लांट्स और किस किस्म से एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप याद ये रखेंगे कि कई सारे ऐसे मतलब बुक्स हैं या ऐसे कहीं जगहों पे आप देखोगे कि वहां लिखते हैं कि यहां उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यहां चूंकि उतने विंटर्स में ही रेन होता है, समर में अवेलेबिलिटी नहीं है रेन की, तो यहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। नहीं, डाइवर्सिटी यहां पे भी बहुत अच्छी पाई जाती है। देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। सो बट यहां पे जो मेन चीज है, यहां पे लक्ष्मण ग्रोथ नहीं करता, लक्ष्मण वेजिटेशन नहीं है। लक्ष्मण मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वाई आर नॉट दे एबल टू ग्रो मच? आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रोथ अगर एक प्लांट को करना है तो उसके लिए दो चीजें मिलनी चाहिए। उसके लिए उसको चाहिए टेम्परेचर एंड सनलाइट। टेम्परेचर एंड लाइट जो है, टेम्परेचर अक्सर आप सुनते हैं कि टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, लाइट नहीं कहते हैं, लाइट और टेम्परेचर दोनों चाहिए, और लाइट के साथ टेम्परेचर तो थोड़ा उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वार्मनेस रखेगा, तमाम चीजें, लेकिन लाइट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एंड लाइट एंड आपका वाटर दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर इंसान को ग्रो करना, उसको हम घर में देंगे, आपको बोलेंगे आप ये खाओ, चावल खाओ, सीधे चावल खाओ, उस पर सब्जी नहीं रखेंगे तो कौन खाएगा? हम नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी ये दोनों चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए। अब यहां पे आपने देखा एक खास चीज कि यहां पे हमने देखा समर जो है, समर जब आपकी बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबिलिटी होती है, समर में ही होती है, विंटर्स में उतनी नहीं होती है, सनलाइट ज्यादा होती है समर में, तब यहां पे आपका वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ड्राइनेस होती है, ड्राई समर्स होते हैं ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड्स। और लेकिन जब विंटर आता है, विंटर में लाइट कम है, टेम्परेचर कम है, लेकिन हम कहते हैं ले लो पानी, वाटर जो है, समर्स में वाटर अवेलेबल नहीं है, और विंटर्स में आपकी लाइट एंड टेम्परेचर जो है ये कम है,
ओवरऑल दोनों चीजें इसे एक साथ तो नहीं मिल रही हैं, इसीलिए यहां पे ये जो प्लांट्स हैं ये उतना ज्यादा लक्षण ग्रोथ नहीं कर। दूसरा यहां पे जो सॉइल्स है उतनी फर्टाइल भी नहीं है, तो वो कहां से करेंगे ग्रोथ? सॉइल भी चाहिए, सॉइल में भी उतने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, उतने ह्यूमस अच्छा नहीं है, तो दिस इज द रीजन। अब नेक्स्ट थिंग जो यहां पे देखना है, क्योंकि यहां पे ड्राई समर्स होते हैं और प्रोलॉन्ग ड्रॉट होते हैं कई रीजन्स में जो कि दूर होते हैं शोर से, तो वहां पे स्पेशली वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो जीरोफाइटिक एडाप्टेशन दिखाएंगे कि वो ऐसी चीजें करेंगे जिससे वो वाटर को कंजर्व करेंगे, ऐसी एडाप्टेशन वो आपको पता है, समझ आ रहा है। और आपको अगर कोई बताएगा कि क्या यहां पे बड़े बड़े ट्रीज पाए जाएंगे, बहुत बहुत लंबे लंबे ट्रीज, नहीं। एक ट्री को ग्रो करने के लिए उसी को तो ये बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा सॉइल एंड वाटर चाहिए, वाटर एंड टेम्परेचर चाहिए। तो यहां पे ट्री उतने टॉल नहीं होते हैं, यहां पे शॉर्ट ट्रीज होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं, समझेंगे, शॉर्ट ट्रीज होते हैं। और ये ट्रीज जो हैं, ये फॉर एग्जांपल ये जो ट्री है ये यहां पे एक आपस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं। ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, यहां पे एक ट्री है, और इनके दरमियान बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होता है क्या, आपके श्रब्स एंड बशेस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, इसको मोस्टली इसको चैपरल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैपरल, याद रखेंगे। तो यहां पे एक पॉइंट ये आपको जहन में आ गया कि ट्रीज यहां पे डोमिनेंट नहीं होंगे, ट्रीज यहां पे ज्यादा नहीं होंगे। तो डोमिनेंट क्या होंगे? डोमिनेंट यहां पे ये बशेस एंड श्रब्स होंगे, ठीक है। और ये जो ब्रशेस एंड श्रब्स होंगे, ये ऐसे ट्रीज एंड ब्रशेस एंड श्रब्स ये ऐसे अरेंज होंगे यहां पे कि ट्रीज बहुत ही दूर दूर होंगे, छोटे छोटे होंगे, और उनके दरमियान ये ब्रश प्रोफ्यूजली प्रेजेंट होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नेम्ड चैपरल। स्पेशली इसे चैपरल कहते हैं, लेकिन चैपरल ही नहीं, इसको काफी सारे और भी नाम है डिफरेंट रीजन्स में है, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, स्पेशली आपके प्रीलिम्स में। तो आपका ये जो है, ये रीजन जो है, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ वेजिटेशन जिसमें ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज अवेलेबल हो और दूर दूर अवेलेबल हो और उनके दरमियान बशेस हो, तो दैट इज कॉल्ड चैपरल। आपका चैपरल वो एक्चुअली कैलिफोर्निया रीजन में कहते हैं, कैलिफोर्निया में उस टाइप ऑफ वेजिटेशन को चैपरल कहते हैं, चैपरल कहते हैं। अगर आपका इटली है, ठीक है, इटली में अगर आपको बताएंगे ये कौन सी वेजिटेशन, वहां पे चैपरल आप नहीं सुनेंगे, वहां पे एक और नाम देंगे, वहां पे माचिया कहेंगे इसे, माचिया, क्या कहेंगे उसे? इट विल बी नेम्ड एज माचिया। एंड अगर आप फ्रांस में जाएंगे, ऐसी वेजिटेशन को बोलेंगे उनको कि बताइए भाई इसको आप क्या कहते हैं, वो माचिया भी नहीं कहेंगे, वो आपका चैपरल भी नहीं कहेंगे, वो आपका कहेंगे मैक्यूस, MAQUIUS, मैक्यूस। अच्छा, फ्रांस के बाद अगर आप साउथ में जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बायोम पाया जाता है, वहां पे भी ये वेजिटेशन है। अगर वहां जाएंगे आप, तो वहां पे आपको बोलेंगे कि इसे मैले स्क्रब वेजिटेशन कहेंगे। वहां पे श्रब जो है ना, श्रब्स को हम स्क्रब्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पे इसको कई जगहों पे आप बुक्स में ऐसे देखोगे, इसको कहेंगे चैपरल बायोम, बिकॉज ऑफ द नेम चैपरल, जो कि कैलिफोर्निया में से दिया जाता है। तो कई जगहों पे आप पढ़ेंगे, इसका नाम आप सुनोगे चैपरल बायोम, इसीलिए, ठीक है। चैपरल बायोम इज दिस बायोम, कई सारी बुक्स में ये लिखा होगा या कई जगहों पे आप सुनोगे। एवन इसको कभी ये कहते हैं श्रबलैंड बायोम, क्योंकि यहां पे श्रब्स डोमिनेंट है, श्रबलैंड बायोम भी इसे कहेंगे, याद रखना, ठीक है, श्रबलैंड बायोम। या इसे अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, उसको उसमें लिख सकते हैं स्क्रबलैंड बायोम या स्क्रब बायोम, स्क्रबलैंड बायोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूं, मेहरबानी करके याद रखना, स्क्रबलैंड बायोम भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। ओ ये क्या गया, स्क्रबलैंड बायोम भी कहते हैं। तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहां पे जो मैंने लिखा है कि यहां पे जो प्लांट्स होते हैं दे आर सिक्लेरोफिलस। सिक्लेरोफिलस प्लांट्स क्या होते हैं, वो आपको पता है, यहां पे जहां पे प्रोलॉन्ग्ड ड्राइनेस होती है समर में, तो कुछ ना कुछ जीरोफाइटिक एडाप्टेशन के अलावा एक और एडाप्टेशन यहां के प्लांट्स में होती है, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होती है, जो कि उनके लिए बहुत ही जरूरी होती है अगर उनको लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड समर्स में सर्वाइव करना है। तो वो क्या है? वो है कि वो सिक्लेरोफिलस प्लांट्स होते हैं। सिक्लेरोफिलस क्या होता है? देखिए, आपको अगर यहां पे एक प्लांट है, याद रखिए कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। प्लांट में जिस रीजन से चाहे आपकी ब्रांच निकलती है या चाहे आपका लीफ निकलता है, ठीक है, या चाहे आपका बर्ड्स वगैरह निकलते हैं, वो रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? तो यहां पे एक नोड है, सपोज यहां पे दूसरा नोड है, एंड इनके दरमियान जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं इंटरनोड।
स्क्लेरोफिलस वेजिटेशन जो होती है, इसमें जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स इसमें शॉर्ट होते हैं। इंटरनोड्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये एक चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, अब ये तो ठीक है। अब मेन एडाप्टेशन जो इसमें है वो ये है कि यहां पे जो सन की रेज होती हैं वो प्लांट के लीफ पे परपेंडिकुलर नहीं फॉल करते, क्योंकि आपका प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है वो मोर और लेस सन रेज या तो पैरेलल इस पे पड़ेंगी। इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि दीज आर पैरेलल टू द सन, द रेज फॉल पैरेलल टू द सन, और समटाइम्स दे आर एट एन ऑब्लिक एंगल, लेकिन कभी भी ऐसे वो ओरिएंटेड नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि लीव्स जो होते हैं इन प्लांट्स में वो होते हैं इन पैरेलल और ऑब्लिक एट सम एंगल टू द सन्स रेज, नॉट परपेंडिकुलर। तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ट्रांसपिरेशन। और यहां पे जो लीव्स होते हैं, लीव्स यहां पे स्मॉल होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं। यहां पे वो पाइन के जैसे लीव्स पाए नहीं जाएंगे, जो स्पेशली जो हमने कहा था पाइन में जो होता है सुई जैसे लीव्स, वो ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। जहां पे ब्रॉड लीव्स होती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लेकिन फैले हुए पत्ते होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ब्रॉड ही होते हैं, फैले पत्ते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं। तो लीव्स आर स्मॉल एंड दे आर थिक टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये आप समझेंगे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्क्लेरोफिलस टाइप ऑफ प्लांट्स, और यहां पे पाए जाएंगे। अच्छा, अब यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या यहां पे कहीं पे ऐसा रीजन होता है कि जहां पे ट्रीज पाए जाएंगे बहुत सारे? ऐसा तो स्क्रबलैंड हमने समझ लिया कि स्क्रबलैंड ज्यादा होता है, क्या कहीं पे ट्रीज पाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे रीजन जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, जहां पे अवेलेबिलिटी होगी रेनफॉल की, तो जैसे मैंने कहा शोर रीजन वगैरह, वहां पे आपके क्या आते हैं, आपके एवरग्रीन ट्रीज आपके वहां पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन ओक्स पाए जाएंगे, एवरग्रीन यूकैलिप्टस पाया जाएगा, इवन एवरग्रीन आपके यहां पे लिखता हूं मैं ओलाइव्स पाए जाएंगे। आप अगर एक स्टेप और समझना चाहिए, ओक्स आपके स्पेशली स्पेन एंड पुर्तगाल में पाए जाते हैं, स्पेन एंड पुर्तगाल। मतलब यहां पे कुछ रीजन्स में आपके ट्रीज डोमिनेट होंगे, कि ये एक ओक है, दूसरा ओक है, तीसरा ओक है, तो ग्रासेस उतने नहीं है, श्रब्स उतने नहीं है जितना ट्रीज है, और उसको हम कहते हैं वुडलैंड। याद रखिएगा, एक हो गया स्क्रबलैंड। स्क्रबलैंड हो गया वो एरिया जहां पे आपके श्रब्स डोमिनेंट होते हैं, ज्यादा नंबर में होते हैं, ट्रीज बहुत ही स्पेर्स होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एंड अपोजिट टू दिस इज वुडलैंड। तो यहां पे कुछ एवरग्रीन वुडलैंड्स भी पाए जाते हैं, जहां पे आपके कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं। और कहां पे पाए जाते हैं? आपके ओक ट्रीज वाले वुडलैंड्स जो होते हैं, ये आपके स्पेन एंड पुर्तगाल में पाए जाते हैं। इसी तरह से आपका जो ओलाइव्स होते हैं, ये बाकी रीजन जो यूरोप के हैं वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, ओलाइव्स के ट्रीज। और आपका हाँ यूकलिप्टस जो है, ये आपका साउदर्न, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ओके, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दीज आर द वुडलैंड्स, समझेंगे बात को, ये पाए जाते हैं। और अगर आप वहीं देखेंगे मेडिटेरियन बायो में भी देखेंगे, जब आप थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, बड़े बड़े थोड़े से वो पहाड़ वहाड़ होते हैं वहां पे जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे, वहां पे भी के एवरग्रीन कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे? आपके कॉनिफरस पाए जाएंगे, पाइन वगैरह, स्प्रूस है, ठीक है, आपका पाइन है, सिडार है, फिर है, साइप्रस है, ये पाए जाएंगे आपके हाई एल्टीट्यूड्स पे, जो मैं आपको बताएंगे बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ जो श्रब्स वगैरह हैं, उसमें कुछ प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स यहाँ पे हैं, एक पाया जाता है रोजमेरी, याद अगर रखना चाहेंगे, मुझे लगता है कभी डाल सकते हैं। रोजमेरी है, आपका लेवेंडर है, मेटल है, ठीक है, लारल है। ये आपके कुछ प्लांट स्पीशीज और हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, बशेस वगैरह, बशेस भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपके एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स यहाँ पे हर किस्म के पाए जाते हैं। आपके मैमल्स भी पाए, मैंने कहा ना बायोडाइवर्सिटी ठीक ठाक है यहाँ पे। कई सारे आप सुनोगे या पढ़ोगे कि नहीं बायोडाइवर्सिटी ठीक है यहाँ पे, वेजिटेटिव एक्सीडेंट ग्रोथ नहीं कर पाती है, वो मैंने आपको रीजन कहा। यहाँ पे आपके काफी सारे मैमल्स पाए जाते हैं, लेट अस टेक दिस कलर, मैमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बाकी इंसेक्ट्स हैं, हर कोई सब एनिमल्स यहाँ पे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहिए, आपके देखिए यहाँ पे कैटल आपको ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, वो हर्बीवोर्स जो कि ग्रास पे फीड करते हैं ना, वो यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल नहीं होंगे ज्यादा। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ के ग्रास में प्रॉब्लम होती है। घास यहाँ का उस तरीके का नहीं है कि ये कैटल को जिस तरह हम यहाँ पे खिलाते हैं, कैटल को देते हैं घास वगैरह, जो हाँ जो पत्ते वत्ते खाते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल, वो यहाँ पे रह सकते हैं। पत्ते वत्ते थोड़ा सा जो बशेस के पत्ते होते हैं वो खाएंगे तो वो अवेलेबल। जैसे आपके जो होता है गोट है, गोट
ठीक है। आपके शीप्स जो है ये भी ज्यादा, गाय वगैरह तो गाय तो मैक्सिमम क्या खाती है, वो तो पत्ते वत्ते ज्यादा नहीं खाती, उसको घास चाहिए। लेकिन ये गोट है, शीप है, इसी तरह से काफी सारे और हैं, रैबिट्स हैं, ये यहाँ पे पाए जाएंगे। एंड आपके जो कार्निवोर्स है, आपका जेकाल पाया जाता है, जेकाल्स, लाइनेक्स, ब्राउन बियर, ब्राउन बियर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नंबर कम है वर्ल्ड में, याद रखेगा। ब्राउन बियर है आपके। अच्छा, आपकी वुल्फ जो है, वुल्फ भी पाई जाएगी, और काफी कुछ और भी कार्निवोरस पाए जाएंगे। इसी तरह से काफी सारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड सब पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आप में रखेंगे। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस रीजन। तो अब आपको ये समझ आ गया ना, यहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट्स नहीं है मैक्सिमम। यहाँ पे आपकी शंकर बुक ने लिखा है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो कर दिया सत्यानाश सबका इस नॉलेज का ही। मतलब बच्चे को क्या दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो जहन में आता है बच्चे को शायद वहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं, वो तो कई जगहों, कुछ जगहों पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो भी वुडलैंड्स होते हैं कम रीजन्स में, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पे क्या है, स्क्रब लैंड है, स्क्रब लैंड है। तो मेडिटेरियन बायोम का उन्होंने वहाँ पे सत्यानाश कर दिया है, उस थोड़ी सी 4-5 लाइन्स में ही खत्म किया है। तो लेकिन वो मुझे गंदी लगी वो बुक, इन द सेंस कुछ चीज़ें मैंने उस पर देखी। हाँ, अभी मार्केट में है ही नहीं कोई बुक जो एनवायरनमेंट के लिए मैंने देखी हो कि जिसमें अच्छे से सारी चीज़ें एक तरतीब में और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया गया हो। बस पुट करते हैं मटेरियल उधर का इधर का इधर का, जितना मटेरियल ज़्यादा होगा बस वो सोचते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग पे जोर नहीं करती हैं बुक्स। बुक शुड बी फ्रंट, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। और वहां पे एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब है ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ आसपास होंगी, जो आपको पता है काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप के वहां पे हैं। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहाँ पे घास उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे अच्छी नहीं है, और एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ यहाँ का एग्रीकल्चर भी पुअर है। आपकी यहाँ पे सॉइल्स भी उतनी फर्टाइल नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पुअर है, और दूसरा यहाँ पे लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, तो समर में पूरी ड्राइनेस होती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उतनी है। अब हाँ, अगर एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करेंगे, पहले आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ग्रास में क्या प्रॉब्लम होती है, वो आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे ग्रास होता है ना, आपने कभी यहाँ पे देखा है कोई ग्रास होता है वो ऐसे होता है, वो जैसे नीडल शेप्ड होते हैं, जो कि हमारे गाय वगैरह खाते ही नहीं है। मतलब यहाँ का जो ग्रास होता है वो बहुत ही टफ होता है, टफ ग्रास होता है, और वो वायरी होता है। वायरी मतलब वो जैसे वो तार जैसी होते हैं ना, तारे तारे वैसे होते हैं वो ऐसे फैले फैले पत्ते नहीं होते हैं उसमें, ऐसे फैले फैले पत्ते नहीं होते उसमें। जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही नॉन न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं, ठीक है, जो कि कैटल के लिए अच्छा नहीं है, जो कि कैटल के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इस ग्रास में, वायरी टफ होते हैं। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ये इसलिए पुअर है यहाँ पे, ये इसलिए पुअर है यहाँ पे क्योंकि आपको मैंने कहा कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट है, और यहाँ पे सॉइल्स भी उतनी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। बट यहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ पे भी इंसान गया है, एग्रीकल्चर तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो थोड़े से ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइस तो यहाँ पे कल्टिवेट नहीं होगा, जैसे हमने मानसून बायो में देखा, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी वाटर की, ठीक है। यहाँ पे आपके जो क्रॉप्स हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, वो क्या है, वो आपका वीट जो है, वीट सबसे ज़्यादा सीरियल जो यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पे वीट कल्टिवेट किया जाता है। इसके बाद आपका वीट से थोड़ा सा कम लेवल पे बार्ले कल्टिवेट किया जाता है। तो इनकी कल्टिवेशन जनरली होती है यहाँ पे, वीट एंड बार्ले की। तो उतना यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं होता। आप देखिए, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दीज आर द नेट इंपोर्टर्स ऑफ डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे जब एनिमल हस्बेंड्री उतनी अच्छी नहीं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो इनको चाहिए तो। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं वाइन। ये बस अशरत की दुनिया है जहां पे शराब बनाई जाती है, क्योंकि यहां पे शराब बनाने का सामान होता है। शराब बनाने के लिए आपको कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स यहां पे अच्छे से ग्रो करते हैं। यहां पे आपकी ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है, जिसमें आपके क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूं। मतलब ऑर्चर्ड फार्मिंग में क्या किया जाता है, आपके फ्रूट्स एंड नट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स एंड मनी टाइप्स ऑफ नट्स, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, ये ग्रो होते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स एंड नट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स जो यहाँ पे होते हैं, इसमें स्पेशली जो मोस्ट अबंडेंट यहाँ पे होते हैं वो होते हैं साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे साइट्रस फ्रूट, जैसे आपके पीच हैं, एप्रिकॉट्स हैं, पियर है, चेरीज हैं, लेमन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ये सारे। इसी तरह से कुछ और फ्रूट्स भी, जैसे प्लम्स, फिग्स, ये भी यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। और हाँ, फ्रूट्स में एक और चीज़ आप याद रखेंगे, ग्रेप्स की कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेप जो है, ग्रेप्स को कल्टीवेट करके उससे ही मैक्सिमम मोस्टली यहाँ पे क्या वाइन बनाया जाता है। वर्ल्ड का अबाउट
अबाउट, मैं आपको बता देता हूं, अबाउट 3/4 जो 3/4 जो वर्ल्ड का वाइन है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है, शराब, ठीक है, वर्ल्ड टोटल वाइन। और ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, दैट इज ग्रेप्स कल्टीवेट करना, दैट इज कॉल्ड विटिकल्चर। तो यहां पे एग्रीकल्चर के बजाय क्या है, विटिकल्चर, ग्रेप्स का की कल्टीवेशन करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, दिस कॉल्ड विटिकल्चर। समझ आ रहा है? तो ये चीजें, और काफी सारे नट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, नट्स सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे वॉलनट्स जो हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं, आलमंड्स, आलमंड्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे चेस्टनट्स पाए जाएंगे आपके। अच्छा, इसी तरह से बहुत न्यूट्रिटिव हैज़लनट्स, ठीक है, हैज़लनट्स आपके कीटो डाइट में लगते हैं, कीटो डाइट में इसमें बहुत कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो दीज आर प्रेजेंट है, नट्स जनरली कीटो डाइट में लगते हैं, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दीज वर द ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स।